हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी में जो है संधि और समास बताने जा रहे हैं। जो है एग्जाम के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जो एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, संधि और समास। तो सबसे पहले हम संधि को जानते हैं कि संधि है क्या। संधि संधि तो संधि को जानने के लिए आगे वर्ण जानना पड़ता है। वर्ण क्या है, तो वर्ण आप लोग पढ़े होंगे कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संधि को सबसे पहले परिभाषित करते हैं। संधि का परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ, दो वर्ण है मिलाते हैं तो आ बनता है। उसी तरह से ई जोड़ हर्षई ई और दीर्घई को मिलाते हैं तो ई ही दीर्घई बनता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे या आ जोड़ अ भी मिलाएंगे, आ जोड़ अ भी आ ही बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी बराबर बनता है विद्यार्थी। विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। यहां देख रहे हैं आ है और प्लस अ है, यहाँ पे आ हो जाए विद्यार्थी। आ जोड़ अ बराबर आ। अगर देखते हैं विद्यालय तो विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। इसमें देख रहे हैं कि अंत में आ प्लस आ बराबर बनता है आ। अगर देखते हैं यहां पे लिखते हैं गणेश, गण जोड़ इस गणेश। यहां पे गण में अ है और ई है तो अ जोड़ ई बराबर क्या बन गया, क्या बना जी, ए। अ जोड़ ई ए बन जाएगा। तो गण जोड़ इस गणेश, अ और ए है ई, बन गया ए। अब ध्यान देंगे कि संधि को कितने वर्गों में बांटा गया या इसके कितने भेद होते हैं। तो संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। 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 पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा का नाम है विसर्ग संधि। संधि के तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहला जो स्वर संधि है, स्वर संधि, इसको परिभाषित करेंगे। स्वर संधि, इसमें दो स्वर वर्ण मिलते हैं आपस में। तो दो स्वर वर्णों के मेल को, दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मिलने से
जो भी कार्य उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे, जैसे रमेश, रमा जोड़ इस, यहां पे आ है और ई है, बराबर ए बनता है, तो आ जोड़ ई बराबर ए, रमा जोड़ इस बन जाएगा ए, रमेश। क्या बन गया? रमेश। हिमालय, हिम, हिम जोड़ आलय, बराबर बन जाएगा हिमालय। हम देख रहे हैं हिम, हिम यहां अ है, अ प्लस आ है, तो अ जोड़ आ, ये दोनों स्वर वर्ण है, बनता है आ। तो इस तरह से हम दो स्वर वर्णों को मिलाते हैं, दो स्वर वर्णों के मिलाने से जो बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसको हम जान गए। अगला जो है हम लोग, वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है उसको जानते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण, स्वर वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी एक व्यंजन होना चाहिए और एक स्वर वर्ण होना चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो कौन सा संधि बनेगा? व्यंजन संधि। जैसे यहां लिख रहे उत जोड़ लेख, यहां पे त है व्यंजन और ए है स्वर, तो बन जाता है उल्लेख। उत जोड़ लेख, उल्लेख, यानी ए बन जाएंगे, उल्लेख एक। उसी तरह से उल्लास, उत जोड़ लास, त में व्यंजन है, लास में आ है, ये बन जाएंगे उल्लास, उल्लास। उच्चारण, उत जोड़ चारण, व्यंजन है, यहां पे चारण में आ है, स्वर हो गया, इसका बन जाएगा उच्चारण, उच्चारण। उत जोड़ चारण, उच्चारण। तो व्यंजन और स्वर के मेल को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण जब मिल जाता है तो उसी के मेल को कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। चलिए, तीसरा जो है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग पहले रहेगा, तो विसर्ग पहले रहेगा, जैसे मान लिया जाए निर्भय में निह विसर्ग है, जोड़ भय, बराबर बनेगा निर्भय, निर्भय। मनः, मनः में विसर्ग है, जोड़ हर, बनेगा मनोहर। अगर मान लो मनोज, मनः विसर्ग है, ज, बनेगा मनोज। तो विसर्ग है और स्वर है, विसर्ग है स्वर है, या विसर्ग है या व्यंजन है, इसके मेल से जो बनता है उस संधि को कहते हैं विसर्ग संधि। यानी विसर्ग के साथ स्वर
तथा व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहा जाता है। तो संधि के 3 प्रकार हुए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। एग्जाम में पूछता है मनोहर कौन से संधि है, विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। आया आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे देता है कि परोपकार का संधि विच्छेद करें, हिमालय का संधि विच्छेद करें, माने भिन्न भिन्न प्रकार के को संधि से देगा ही देगा। हर एक एग्जाम में, या कंपटीशन हो या 9th-10th का एग्जाम देना हो, 11th-12th का देना हो, संधि समास से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अब हम लोग समास के जानते हैं कि समास क्या है। समास कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा और इनका भेद जानते हैं कि समास है क्या। समास का सबसे पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। समास का परिभाषा सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर, जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उससे बने पद को समास कहते हैं। समास का परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो उनसे बने पद को समास कहते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होता है, लेकिन हम लोग 2 भेद और तत्पुरुष समास का जान जाते हैं, यानी कह सकते हैं कि मुख्यतः 6 भेद होते हैं। हम यहाँ पे 6 भेद लिखते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उस समास को कहते हैं तत्पुरुष समास। अंतिम पद जैसे राजकन्या, इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो होगा राजा की कन्या। अंतिम पद कन्या है, वो प्रधान है। राजा की कन्या। नेत्रहीन, इसका बनेगा नेत्र से हीन। नेत्रहीन कारकीय चिन्ह लगता है तत्पुरुष समास में, कारकीय चिन्ह है, की, से, है ना, पर, अधिकरण पे, पर, इस तरह से जो है लगेगा। पुरुषोत्तम क्या बनेगा, पुरुषों में उत्तम। पुरुषोत्तम का बनेगा पुरुषों में उत्तम। यानी हम कह सकते हैं कारकीय चिन्ह जिसमें जुड़ा हुआ रहता है तत्पुरुष समास, और अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं तत्पुरुष समास इत्यादि।
दूसरा है अव्ययी भाव समास। लिखेंगे जिस समास का प्रथम पद, इसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब कहिएगा अव्यय क्या होता है? अव्यय, तो अव्यय व्याकरण में ही है पढ़ना। अव्यय वह शब्द है जिसमें जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार नहीं बदलता है, वह अव्यय है। जो लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार नहीं बदलता है, अव्यय कहलाता है। तो प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, या शक्ति भर, शक्ति के अनुसार या शक्ति भर होता है। आजीवन, आजीवन का होगा जीवन भर, आजीवन कारावास उसका हो गया, है ना, यानी जीवन भर। इसी तरह से यथा संभव, संभव भर, ये सब उदाहरण है इत्यादि। चलिए उसके बाद चलते हैं तीसरा, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। बहुव्रीहि समास क्या है? कहता है जिस समास को विग्रह करने पर, जिस समास को विग्रह करने पर समान अर्थों को छोड़कर, जिस समास को विग्रह करने पर समान अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता, जिस समास को विग्रह करने पर समान अर्थों को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे में लंबोदर, लंबोदर, अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लंबा है, लंबा है उदर जिसका। अब किसका? लंबा है उदर यानी पेट किसका? गणेश, अर्थात क्या लिखेंगे? गणेश जी हैं। कौन है? गणेश जी, गणेश जी हो गए, है ना। दशानन, कौन है दशानन? रावण, है ना। 10 है आनन, आनन मतलब होता है मुख। 10 है आनन जिसका, अर्थात हो जाएगा रावण। गाना भी है दशानन रावण हूं मैं, है ना। तो दशानन, 10 है आनन जिसका अर्थात क्या होगा? रावण। बिना पानी, बिना है पानी में जिसका अर्थात सरस्वती। इसी तरह से हो जाएगा चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसका अर्थात कौन हो जाएंगे? शंकर। तो इस तरह से ये हो जाएंगे आपको बहुव्रीहि समास का उदाहरण, यानी जिसमें समान अर्थ को छोड़कर, विग्रह करने पर समान अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी हो गए। दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात रावण है।
उसी तरह से और एग्जाम्पल्स हैं। चलिए चौथा है कर्मधारय समास। कौन समास? चौथा है कर्मधारय समास। तो लिखेंगे जिस समास में उपमा, जिस समास में क्या रहे? उपमा, उपमा उपमेय, उपमा उपमेय विशेषण, विशेषण विशेष। उपमा दिया न, कहता है एकदम बैल है, आदमी बैल हो जाता है, हैं? कहते एकदम महाबैल है, उपमा हुआ। किसी को उपमा देता है एकदम चांद सा चेहरा, चांद सा मुखड़ा है ना, तो उपमा दिया चांद सा मुखड़ा है ना। उपमा यानी जिस समास में उपमा उपमेय विशेषण विशेष युक्त रहता है, युक्त रहता है, जिस समास में उपमा उपमेय विशेषण विशेष युक्त रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय, कर्मधारय समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे नवयुवक, सबको नवयुवक थोड़ी कहते हैं, वैसे युवक जो क्या है? नया है, नव युवक। इसका विग्रह करेंगे, नव है जो युवक, जो नया युवक है ना, उसको क्या कहेंगे? नव युवक। महात्मा, सबको महात्मा कहते हैं? नहीं कहते हैं। महात्मा उनको कहते हैं जिनकी आत्मा महान है, यानी महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, जो आत्मा महान है वही महात्मा है ना। उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको दो दो एग्जाम्पल देके हम समझा रहे हैं इत्यादि। चलिए पचमा में हम लिख रहे हैं द्विगु समास, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची, जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची 2, 4, 8 ऐसे अगर रहेगा तो समझ जाना कि वो कौन समास है? द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे, जैसे दोपहर, दोपहर, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार। 24 घंटा में के पहर होता है? 8 पहर, 3 × 24, एक पहर में 3 घंटा, तो दो पहर, 6 घंटा के बाद दोपहर आ जाता है, 6 से 6 12 बजे दोपहर। दोपहर, दो पहरों का समाहार। चौराहा, चौराहा, तो कितने राहों? 4 राहों का समाहार। तो 4 राहों का संहारने वाला जगह है चौराहा। पंचवटी, 5 बटों का समाहार। तो इस प्रकार से 2, 4, 5, 6, 8, 10 अगर ऐसा है, पहला पद संख्यावाची है, तो समझ लेना कि कौन सा समास है? द्विगु समास। कौन समास है? द्विगु समास। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इत्यादि। तो द्विगु समास हो गया, पकड़ लेगा। अगर द्विगु समास कहीं देगा तो समझ जाओगे। कैसे पकड़ोगे? पहला पद संख्यावाची है, संख्या 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अगर रहे तो समझ ले कौन समास है? द्विगु समास है ना।
चलिए छठा है द्वंद्व समास। कौन समास? द्वंद्व समास। लिखेंगे जिस समास का दोनों पद, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास का दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है, जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता दोनों प्रधान हैं, माता और पिता, माता पिता, माता और पिता। पाप पुण्य हो जाएगा, पाप और पुण्य दोनों पद, पाप भी है और पुण्य भी, दोनों प्रधान है। देवासुर, इसका हो जाएगा देव और असुर, देव और असुर। उसी तरह लोटा थारी, दाल भात, डोरी लोटा, है ना, तो ये सब जो है कौन समास आ जाएगा? द्वंद्व समास। यानी जिसका दोनों पद प्रधान है उस समास को क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। आज हम आपको संधि और समास में समास का परिभाषा उदाहरण सहित बताए हैं। आपको अच्छा लगे तो देखें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।